हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पर्यावरण अध्ययन को। इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपका यूपी टेट 2023 के लिए हमारी यह क्लासेस हैं। तो आपको अभी से इन क्लासेस को अच्छे से देखना है और आपको अपने सिलेबस को समझना है। क्या यूपी टेट में सिलेबस रहता है ईवीएस का, क्योंकि जो आपकी ईवीएस होती है आपकी 30 नंबर की आती है। तो आपको इसको समझना है अच्छे से। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिया है इससे पहले की वीडियो में। तो आज से हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ठीक, मैं थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में बता दूं। तो यूपी टेट होता है, इसमें आपकी टोटल 5 सब्जेक्ट होती हैं। पांचों सब्जेक्ट में आपकी सबसे पहले आती है सीडीपी, फिर आती है आपकी हिंदी, फिर आपकी ईवीएस हो जाती है, और आपका क्या हो जाता है यहाँ पे मैथ हो जाता है। मैथ के बाद बात करते हैं आपका इंग्लिश आता है। यहाँ पे आपको चॉइस करके लेनी पड़ती है, या आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक, आप संस्कृत ले सकते हैं। तो आपको इन पांचों सब्जेक्ट में 30-30 नंबर के यह क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 30 नंबर पर आपको इन सभी पर फोकस करना है, यानी कि 3 सब्जेक्ट पर आपको कमांड बना लेनी है, अपनी अच्छी पकड़ बना लेनी है। जैसे 3 सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले पर आती है आपकी यहाँ पे सीडीपी। क्या हो जाती है? सीडीपी हो जाती है फर्स्ट पर। दूसरे पर आपको हिंदी आ जाती है, और तीसरे पर आपकी यहाँ पे संस्कृत हो जाती है, अगर आपके पास संस्कृत है, या फिर आपके पास इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश हो जाती है। ठीक, इन तीनों सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से अपनी पकड़ बना लेनी है। और इसके बाद में आपका यहाँ पे चौथे नंबर पर ईवीएस आ जाता है, और मैथ में आपके बहुत कम क्वेश्चन हो तो फिर भी आपका चल जाएगा। यानी कि तुमने इन चारों सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली तो आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो जर्नल वाले होते हैं इनको इस एग्ज़ाम के लिए 90 नंबर लाना होता है, और ओबीसी एससी एसटी अदर कैंडिडेट होते हैं तो इनको 82 नंबर लाना होता है, और इनका एग्ज़ाम है यह क्लियर हो जाता है। ठीक, तो आपको इस तरीके से अपनी रणनीति बना के चलनी है। अभी से आपको अपनी तैयारी में लगना पड़ेगा। यूपी टेट होने के बाद आपका सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी चुनाव से पहले, तो आपको इन पर अच्छे से फोकस करके चलना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मैंने आपको यहाँ तक यह जो सिलेबस है आपका यह बता दिया है। तो पर्यावरण में आपका फर्स्ट टॉपिक आता है आपका परिवार। तो इसमें हम परिवार को पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपकी यह सभी क्लासेस होंगी। ठीक, यह आपका सिलेबस था, मैंने आपको बता दिया था। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार की मैं बात करूं तो परिवार किस तरीके का होता है। तो परिवार होता है आपका एकल परिवार। क्या होता है? एकल परिवार होता है। और दूसरा होता है आपका कैसा होता है? संयुक्त परिवार होता है। ठीक, संयुक्त परिवार होता है और एकल परिवार होता है। तो आपको इन परिवारों के बारे में समझना है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपके यूनानी दार्शनिक अरस्तु हैं, इनके अनुसार क्या कहा गया है परिवार के बारे में, कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। परिवार के बारे में यूनानी दार्शनिक ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आगे बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवार की भूमिका क्या होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में परिवार की भूमिका बहुत क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चा जन्म लेता है अपना कहाँ पे लेता है? अपने समाज में, अपने परिवार में जन्म लेता है, वहीं पर बड़ा होता है। तो परिवार में वह सर्वप्रथम समुदाय है। क्या है? सर्वप्रथम समुदाय है। इसका मतलब क्या हो जाता है? बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहले अपने परिवार में ही वहाँ के लोग उसके सामाजिक बन जाएंगे, समुदाय बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। जिसमें मनुष्य सामूहिक रूप से क्या करता है? वहाँ पे रहना सीखता है। अपने परिवार में क्या करता है? मनुष्य रहना सीखता है। इसलिए परिवार की भूमिका क्या हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करते हैं। तो समाज की सर्वप्रथम
सूक्ष्म इकाई क्या होती है? परिवार होती है। सर्वप्रथम क्या होती है? यह परिवार क्या होता है? एक सूक्ष्म इकाई होती है। सूक्ष्म का मतलब होता है एक छोटी इकाई होती है। परिवार क्या होता है? एक छोटी इकाई होती है। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे यूपी टेट से संबंधित, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट की, जो आपका परिवार होता है मैंने आपको बताया एकल परिवार होता है और आपका संयुक्त परिवार होता है। तो एकल परिवार की बात करते हैं तो एकल परिवार में कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? एकल परिवार होता है, इसमें बच्चा जन्म लेता है, तो यहाँ पे इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, इसके लिए अच्छी बातें क्या होती हैं और बुरी बातें क्या होती हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक, सबसे पहली बात करते हैं इसके गुण की। एकल परिवार के गुण की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के विकास का अवसर, यानी कि पर्सनैलिटी का विकास होता है बच्चे का एक अच्छे तरीके से। यहाँ पे एकल परिवार में क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। आगे बात करते हैं पारिवारिक कलह की संभावना क्या होती है? बहुत ही कम होती है, यानी कि यहाँ पे कोई कलह नहीं होता, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एकल परिवार है, यानी कि यहाँ पे लोग कम रहते हैं, सिर्फ एक ही परिवार के रहते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें माता पिता और भाई बहन। ठीक, क्या रहते हैं? माता पिता और भाई बहन, यह यहाँ पे एकल परिवार में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है कुरीतियों का अभाव, यानी कि यहाँ पे कोई किसी की बुराइयां नहीं करता, कुरीतियां नहीं करता। ठीक, यह चीज़ें यहाँ पे आपको एकल परिवार में इसके क्या हो जाते हैं? इसके गुण हो जाते हैं। अब दोष के बारे में बात करते हैं, एकल परिवार के क्या क्या दोष होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। संकट की दृष्टि क्या होती है? अनुपयुक्त होती है। ऑप्शन यहाँ पे 2 आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्वार्थ की प्रबल भावना यहाँ पे जागृत हो जाती है। कैसी भावना? स्वार्थ की भावनाएं यहाँ पे जुड़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि बच्चों की उपयुक्त देखभाल न हो पाना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि बच्चों की यहाँ पे क्या नहीं होती है? यहाँ पे देखभाल नहीं हो पाती है, क्योंकि माता पिता हैं तो वह बच्चों को अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं, जब तक दादी दादा और जो परिवार के होते हैं सदस्य, चाची चाचा, तो यह यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे की देखभाल क्या हो जाती है? हो नहीं पाती है। यह इसके दोष होते हैं। लेकिन गुण की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कलह की जो संभावना होती है वह नहीं होती। बच्चा है कुरीतियों से बच जाता है और उसका विकास है वह अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की, कि संयुक्त परिवार होता क्या है। संयुक्त परिवार का मतलब होता है जॉइंट फैमिली। यहाँ पे परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। ठीक, अब हम इसके गुण की बात करेंगे और इसके दोष की बात करेंगे। संयुक्त परिवार का गुण क्या होता है, दोष क्या होता है, इनको समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का क्या होता है? विकास हो जाता है। परिवार के सदस्यों में क्या होता है? नागरिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्थिक अप्रत्यय पर रोक, घरेलू बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की यहाँ पे सुविधा हो जाती है, यानी कि बाहर के कामों के लिए यहाँ पे क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है। जैसे कि किसी को सामान लेकर आना है और वह थोड़ा बिजी है, उसको कोई और काम है, तो यहाँ पे उस सामान को घर का कोई और भी सदस्य लेकर आ सकता है। लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे माता पिता और उनके बच्चे होते हैं सिर्फ, तो यह चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि कोई अगर बिजी रहता है तो उसके काम को कोई दूसरा भी कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है। थर्ड पॉइंट आता है कि परिवार के सदस्यों में त्याग,
सहयोग जैसे क्या होते हैं, मानवीय मूल्यों का इसमें विकास हो जाता है। कैसे मूल्यों का विकास हो जाता है? सहयोग के मूल्यों का विकास हो जाता है, एक दूसरे का मान सम्मान करना और भी बहुत सारे काम होते हैं उनमें हाथ बटाना, यह इसके क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं। अब हम इसके दोष की बात करते हैं, संयुक्त परिवार के दोष के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है पारिवारिक कलह की संभावना यहाँ पे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा लोग रहेंगे तो थोड़ी नोक झोंक तो हो ही जाती है। ठीक, पारिवारिक कलह की क्या हो जाती है, यहाँ पे संभावना हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर होते हैं। व्यक्ति के विकास के क्या होते हैं, यहाँ पे पूरे पूरे अवसर होते हैं। बच्चे का जो संपूर्ण विकास होता है वह नहीं हो पाता, अवसर नहीं होते हैं यहाँ पे विकास के, क्योंकि यह जो विकास के अवसर होते हैं वह आपके कहाँ पर होते हैं, एकल परिवार में होते हैं। विकास अच्छे से बच्चे का कहाँ पे होता है, एकल परिवार में होता है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे अकेले हैं, माता पिता हैं, बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि स्त्रियों की दुर्दशा बालकों के विकास में क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फैमिली होगी, ज़्यादा लोग रहेंगे, सबके लिए खाना पीना बनाना पड़ता है, तो लेडीज़ है वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है, इसलिए यहाँ पे बच्चों का विकास होता है उसमें बाधा पड़ जाती है। यह इसके क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, आपकी समझ में आया होगा। संयुक्त परिवार और आपका एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार में बच्चे का क्या होता है, अच्छे से विकास हो जाता है और कुरीतियों का कोई भी अभाव यहाँ पे नहीं होता है, अवसर मिलते हैं बच्चे को। और इसके दोष की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि देखभाल न हो पाना, बच्चों की देखभाल न हो पाना। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें बात करते हैं तो नागरिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है, किसमें, संयुक्त परिवार में। और त्याग और सहयोग की भावना यहाँ पे हो जाती है। यह चीज़ आपकी यहाँ पे सबसे अच्छी है कि त्याग और सहयोग की भावना यहाँ पे होती है, इन चीज़ों का यहाँ पे विकास होता है। और दोस्त की बात करूँ तो जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कलह होता है, बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ठीक, कुछ पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ पे। तो परिवार की सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहलाती है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जो आपका परिवार होता है वह क्या होता है। परिवार है बच्चे के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रथम पाठशाला हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रथम पाठशाला कौन हो जाता है, आपका परिवार हो जाता है। ठीक, आपकी प्रथम जो शिक्षक होती है माँ होती है, कौन होती है, माँ होती है, और प्रथम पाठशाला आपका परिवार हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपका बना है। आगे बात करते हैं, व्यक्ति परिवार में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सेवा की भावना, अनुशासन, आज्ञाकारिता इत्यादि इन चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। आगे बात करते हैं तो परिवार में वंश के आधार पर, विवाह के आधार पर, आकार के आधार पर, संबंध के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। परिवार में इन चीज़ों के आधार पर क्या होगा, वर्गीकरण होता है। परिवार के आकार के अनुरूप परिवार को व्यक्तिगत परिवार, संयुक्त, विस्तृत परिवार एवं मिश्रित परिवार में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। वंश के आधार पर परिवार होता है पितृवंशी, मातृवंशी परिवार यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका संबंध। हमने परिवार के बारे में समझ लिया। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संबंध। तो संबंध में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो आपका माता या पिता होते हैं, माता या पिता का पुत्र होता है वह क्या कहलाता है। ठीक, इनके बारे में, संबंध के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो माता पिता का जो पुत्र होता है, वह क्या होता है, वह भाई होता है। क्या होता है, ब्रदर होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, पुत्री की बात करें तो कौन हो जाती है, बहन हो जाती है। पिता के भाई की बात करें तो आपको पता है पिता का भाई होता है वह कौन होता है, पिता का भाई कौन हो जाएगा, आप बताइए। तो वह आपके चाचा हो जाते हैं, अंकल हो जाते हैं आपके।
और पिता की बहन कौन हो जाती है, तो बहन की बात करें तो आपकी बुआ हो जाती है। आप सभी को पता है इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हमारा यह नेक्स्ट टॉपिक था परिवार के बाद संबंध, तो हम इसको यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक, यह आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक, माता की बहन को क्या कहते हैं, जो आपकी माता की बहन होती है, माता की बहन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मौसी बोलते हैं। कौन बोलते हैं, मौसी बोलते हैं। और पिता की बहन को क्या बोलते हैं, इसको हम बुआ बोलते हैं। माता की बहन को हम क्या बोल देते हैं, मौसी बोल देते हैं। ठीक, पिता के पिता को क्या बोलते हैं, पिता के पिता को हम क्या बोलते हैं, पिता के पिता को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे दादाजी। क्या बोलेंगे, दादा बोलते हैं। और पिता की माता को हम क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे। ठीक, यह चीज़ें यहाँ तक क्लियर। चलिए, पुत्र की पत्नी को क्या बोलेंगे, पुत्र वधू बोलते हैं। और पुत्री के पति को क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं। पति का जो भाई होता है, किसका, पति का जो भाई होता है, उसको क्या बोलेंगे, हम देवर बोलते हैं। ठीक, यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पत्नी का भाई होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम साला बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाता है। ठीक, चलिए, भाई के पुत्र को क्या बोलते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। भाई के पुत्र को, भाई को पुत्र को बोलते हैं हम भतीजा। क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। और पुत्री को बोलते हैं हम भतीजी। ठीक, और बहन का जो पति होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जीजा बोलेंगे। और बहन का जो पुत्र होता है उसको हम क्या बोलेंगे, भांजा बोलते हैं। ठीक, और पुत्री होती है बहन की, उसको भांजी बोलते हैं। चाचा की पत्नी को क्या बोलेंगे, उसको हम चाची बोलेंगे। और मामा की पत्नी को हम माई बोलेंगे। ठीक, मामी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, यह चीज़ें यानी कि जो रिलेशन है इनके बारे में आपको पता होगा पहले से ही, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिया है। जैसे चाचा चाची इनके पुत्र पुत्री होते हैं, तो यह इनको हम क्या बोलेंगे, चचेरा भाई बोलेंगे, चचेरी बहन बोलेंगे। इनको हम कजन बोल देते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, मामा माई का जो पुत्र होता है इनको भी हम कजन बोलते हैं। ममेरा भाई होता है और ममेरी बहन हो जाती है। ठीक, मौसा मौसी के जो पुत्र पुत्री होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको मौसेरा भाई मौसेरी बहन। यानी कि हम इनको सिंपल से एक भाषा में क्या बोल देते हैं, इनको हम कजन बोल देते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं, यह कजन हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर। ठीक, चलिए, मैंने आपको यहाँ पे परिवार और संबंध के बारे में समझा दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा खेल। खेल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपको मेरे साथ अच्छे से अभी से जुड़ जाना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। सभी क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलेंगी।